अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेसन में हम लोग वेक्टर्स स्टार्ट करेंगे और एक जनरल परसेप्शन बच्चों का होता है कि वेक्टर्स का चैप्टर बहुत मुश्किल है। देखें, आप लोगों के लिए मैं इस प्लेलिस्ट में 3 to 4 लेसन्स अपलोड करूंगा या मैक्सिमम 5 लेसन्स अपलोड करूंगा जिसमें हम कंप्लीट वेक्टर्स को स्टडी कर लेंगे और आपके लिए मैं बहुत आसान बना दूंगा। ठीक है। अच्छा, इस वाले लेसन में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि वेक्टर्स होते क्या हैं। सेकेंडली हम लोग ये देखेंगे कि वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। थर्डली हम ये देखेंगे कि कॉलम वेक्टर्स क्या होते हैं। कॉलम वेक्टर्स में एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं, थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे। एंड लास्ट थिंग जो हम स्टडी करेंगे वो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर स्टडी करेंगे। अच्छा, ये कहने को तो 4 चीज़ें हैं लेकिन ये हैं बहुत आसान, तो ये वाला लेसन बहुत बेसिक और बहुत आसान लेसन होगा। एंड देन ग्रेजुअली एंड स्लोली वी विल मूव ऑन टूवर्ड्स मोर एडवांस टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे कि वेक्टर होता क्या है। ठीक है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मैथमेटिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं या फिज़िकल क्वांटिटीज़ भी कह सकते हैं उनको, जो आपके पास फिज़िकल मैथमेटिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। वो बेसिकली होती हैं 2 टाइप की। नंबर 1 उसमें आता है सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। देन हम बात करेंगे नंबर 2 पे वेक्टर क्वांटिटी। हमारा चैप्टर वेक्टर्स है लेकिन इसको प्रॉपरली समझने से पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि कितने टाइप की क्वांटिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। अगर हम स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो स्केलर क्वांटिटी बेसिकली वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें कोई ना कोई मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट करता है लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब पास बच्चों का यह सवाल होता है कि मैग्नीट्यूड क्या चीज़ होती है। आइए मैं आपको एक मिसाल देता हूं, इसकी एक एग्जाम्पल देता हूं। देखें, स्केलर क्वांटिटी की जो एग्जाम्पल होती है वो बहुत आसान है। लाइक फॉर इंस्टेंस मैं कह सकता हूं मास, मैं कह सकता हूं टेम्परेचर, मैं कह सकता हूं स्पीड, मैं कह सकता हूं एरिया। ये जितनी भी क्वांटिटीज हैं ये तमाम स्केलर क्वांटिटीज हैं। अच्छा, अब यकीनन कोई ना कोई मास की वैल्यू होगी। लाइक फॉर इंस्टेंस maybe 5 kgs, maybe 500 grams, maybe 670 grams, 670 kgs। टेम्परेचर की कोई वैल्यू हो सकती है, लाइक फॉर इंस्टेंस 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री फ़ारेनहाइट, कुछ भी हो सकता है। स्पीड की कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है, लाइक फॉर इंस्टेंस आपके पास 30 मीटर पर सेकंड हो, 45 मीटर पर सेकंड हो। एरिया की कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है। अब ये कोई ना कोई जो वैल्यू होती है और ये कितनी बड़ी कितनी छोटी वैल्यू होती है, दिस इज व्हाट मैग्नीट्यूड इज रेफर्ड एज। ये मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर हम मास की बात करते हैं तो उसकी कोई डायरेक्शन तो नहीं होती। मास किसी डायरेक्शन में एक्ट नहीं करता। टेम्परेचर किसी डायरेक्शन में एक्ट नहीं करता। टेम्परेचर की कोई डायरेक्शन नहीं होती। लाइकवाइज स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती। लाइकवाइज एरिया की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो अब चलेंगे हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज की तरफ। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट करता है और उसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होती है। इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी में दोनों चीजें होती हैं। यू हैव मैग्नीट्यूड एंड यू हैव डायरेक्शन, दोनों चीजें एग्जिस्ट करेंगी। इसकी कुछ मिसाल देता हूं आपको। लाइक फॉर इंस्टेंस हम वेक्टर क्वांटिटीज की एग्जांपल्स ले सकते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस वेट। वेट कैसे वेक्टर क्वांटिटी हो गया? वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। ठीक है, इसका मतलब डाउनवर्ड उसकी डायरेक्शन हो गई। लाइकवाइज हम एग्जाम्पल ले सकते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी किसी खास डायरेक्शन में एक्ट करती है। लाइक फॉर इंस्टेंस अ बोट इज ट्रेवलिंग साउथ ईस्ट विद अ वेलोसिटी ऑफ मे बी 35 मीटर्स पर सेकेंड, तो इसकी यकीनन कोई ना कोई डायरेक्शन लाजमी होती है। सिमिलरली हम एग्जाम्पल ले सकते हैं फोर्स की।
फोर्स एक खास डायरेक्शन में अप्लाई की जाती है, तो फोर्स भी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर की जाती है, क्योंकि फोर्स आप कहीं भी अप्लाई नहीं करते, यू अप्लाई फोर्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, तो ये बातें हो गई, कॉन्टेक्सचुअल बातें मैंने अभी की हैं आपसे वेक्टर्स की और स्केलर्स की। हमारा टॉपिक जो है वो वेक्टर्स का है, तो वी विल फिक्स आवरसेल्फ टूवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स ओनली। फिलहाल हम वेक्टर्स पे स्टिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। सो मैं हेडिंग लगाऊंगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखें, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का एक बहुत आसान तरीका होता है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, या तो आप कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और या आप किसी स्मॉल लेटर से, एक सिंगल स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको ज़रा बना के दिखाता हूँ। ये जो मैंने यहाँ पर ए बी के ऊपर ये एरो हेड बनाया है, या फिर सिर्फ ए लिखा है, इसको हम जो है मैथमेटिकली जो है डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ये एक वेक्टर है, तो इसका एक ये ए पॉइंट है और ये इसका बी पॉइंट है, तो इसका मतलब ये वेक्टर ए बी वेक्टर है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंडिंग एट बी। इसका जो शुरू का एंड होता है, इस एंड को हम लोग कहते हैं टेल एंड, इसको टेल कहते हैं, और जो इसका टॉप एंड होता है इसको हम लोग कहते हैं हेड। ये चीज़ आगे जाके एक जगह पे काम आएगी, फिलहाल अभी आपने सिर्फ इसको जहन में रखना है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि आप इसको ए बी वेक्टर कहते हैं, या फिर इसको हम किसी एक सिंगल लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है वो ए हो, वो ए टू जेड कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ए बी हो, हमेशा कुछ भी हो सकता है। आपके पास वेक्टर एक्स वाई हो, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये एक्स है ये वाई है, तो ये वेक्टर क्या हो गया, ये वेक्टर एक्स वाई हो गया। फॉर इंस्टेंस आपके पास यहाँ पर कोई वेक्टर इस तरह से एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये आपके पास एफ है और ये आपके पास जेड है, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर एफ जेड हो जाएगा। तो वेक्टर्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये दो रिप्रेजेंटेशंस होती हैं वेक्टर्स की। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एग्जामिनर आपको कभी कभी सिंगल लेटर भी दे सकता है। लाइक फॉर इंस्टेंस वो आपको यहाँ पर कह देता है ये वेक्टर u है, ये वेक्टर v है। सही है, तो ये सारी रिप्रेजेंटेशंस हैं कि वेक्टर्स को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे कि वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का इन्फ्लुएंस कैसे नज़र आता है। लाइक फॉर इंस्टेंस मैं अगर आपको एक चीज़ यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना के दिखाऊं, सो मैंने ये वाई एक्सिस बनाया, ये एक्स एक्सिस बनाया, राइट। हम कोई भी वेक्टर, अगर फिलहाल मैं यहाँ पर अभी बिल्कुल एक रैंडम वेक्टर अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, हमने एक वेक्टर फॉर इंस्टेंस हमने ऐसे एक वेक्टर बनाया यूं करके, ठीक है। अब जो इस वेक्टर की लेंथ होगी, अगर ये वेक्टर छोटा है या ये वेक्टर बहुत लंबा वेक्टर है, अगर वेक्टर बहुत लंबा है इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, अगर ये वेक्टर की लेंथ छोटी है तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कम है। ठीक है, मैग्नीट्यूड की थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको समझाने के लिए वेक्टर्स की लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है। तो अगर किसी वेक्टर की लेंथ छोटी है तो उसका मैग्नीट्यूड कम है, किसी वेक्टर की लेंथ ज़्यादा है तो उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डायरेक्शन वो कहीं पर भी हो सकता है वेक्टर, इधर इधर, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और ज़्यादातर ये जो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है आपके सिलेबस में, ये डायरेक्शन एग्जामिनर आपको निकालने के लिए नहीं कहेगा। दे ऑलवेज प्रोवाइड यू विद द वेक्टर्स, क्योंकि डायरेक्शन का ज़्यादातर कॉन्सेप्ट जो होता है वो एंगल पे बेस कर रहा होता है। ठीक है, और आपके सिलेबस में रहते हुए फिलहाल मैं इस एंगल कैलकुलेशन की बात अभी फिलहाल नहीं करूंगा। दिस विल बी डिस्कस्ड इन फर्दर एडवांस एरिया ऑफ वेक्टर्स। अभी फिलहाल हम इस एंगल की कैलकुलेशन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस एंगल से ही वेक्टर की डायरेक्शन डिसाइड होती है।
ठीक है। सो उम्मीद करता हूं कि आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स समझ आ गया होगा कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर्स दिखने में कैसे लगते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक ख़ास टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे जाएंगे इन्हीं वेक्टर्स की, और जिस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं कॉलम वेक्टर्स। देखें, कॉलम वेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत आसान है, बहुत इजी है, और मैं एक बहुत कॉमन मिसकॉन्सेप्शन भी यहाँ पर बच्चों का ख़त्म करना चाहूँगा, वो थोड़ी देर में बताऊँगा क्या होता है। लेकिन कॉलम वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई से। ये जो कॉमन मिसकॉन्सेप्शन की मैंने बात की, अक्सर बच्चे इसको बोलते हैं एक्स अपॉन वाई। ये एक्स अपॉन वाई नहीं होता, इसको आप सिर्फ एक्स वाई बोलेंगे। ठीक है, ये एक्स अपॉन वाई नहीं होता, ये कोई फ्रैक्शन नहीं है। अगर ये फ्रैक्शन नहीं है तो फिर ये क्या है? इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन वेक्टर, या इसको हम लोग कहते हैं कॉलम वेक्टर। ट्रांसलेशन वेक्टर का जो मैंने अभी एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, इसको अभी एक्सप्लेन करता हूं ग्रिड बनाकर। तो ये कॉलम वेक्टर कहलाता है। ठीक है, अच्छा, कॉलम वेक्टर में दो कंपोनेंट्स होते हैं। ये पहला कंपोनेंट होता है, ये दूसरा कंपोनेंट होता है। ये जो पहला कंपोनेंट होता है ये जिम्मेदार होता है एक्स मूवमेंट के लिए, और ज्यादा अच्छे से अगर मैं इसको बताऊं तो इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए। और ये जो कंपोनेंट होता है, ये कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है वाई मूवमेंट के लिए। वाई मूवमेंट को अगर मैं अच्छे से बताऊं तो ये जिम्मेदार होता है वर्टिकल मूवमेंट के लिए, राइट। अब ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूवमेंट होगी कैसे? अगर फॉर इंस्टेंस आपका जो एक्स कंपोनेंट है वो प्लस की फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप हमेशा राइट ट्रेवल करेंगे। अगर आपका यहां पर एक्स नेगेटिव में लिखा हुआ है तो आप हमेशा लेफ्ट ट्रेवल करेंगे। अगर y की वैल्यू पॉजिटिव में लिखी हुई है तो आप हमेशा अप ट्रेवल करेंगे। अगर y की वैल्यू नेगेटिव में लिखी हुई है तो आप हमेशा डाउन ट्रेवल करेंगे। और ये मैथमेटिकल कॉमन सेंस भी हमें बताती है कि अगर x पॉजिटिव होता है राइट साइड पे जाते हैं, x नेगेटिव होता है लेफ्ट साइड पे जाते हैं, y पॉजिटिव होता है ऊपर जाते हैं, y नेगेटिव होता है नीचे जाते हैं, क्योंकि x हॉरिजॉन्टल होता है और y वर्टिकल होता है। ठीक है, बेसिक सी चीजें हैं बहुत। अच्छा, अब कॉलम वेक्टर्स को बनाएंगे कैसे? पेपर में कॉलम वेक्टर्स के दो तरीके से सवाल आ सकते हैं। कैसे? सबसे पहली टाइप को हम देखते हैं, टाइप नंबर 1, कि पेपर में किस तरह से इसका क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। फॉर इंस्टेंस वो आपको कॉलम वेक्टर प्रोवाइड करेगा। फॉर इंस्टेंस उसने आपको कॉलम वेक्टर दिया 3 और 2, और साथ ही साथ में एग्जामिनर ने आपको यहां पर ग्रिड भी प्रोवाइड करी। मतलब वो आपको, जाहिर सी बात है, अगर वो कॉलम वेक्टर पूछ रहा होगा तो नीचे आपको कोई ना कोई ग्रिड भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो हम करेंगे ये कि हम यहां पर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास ये ग्रिड है, तो हम लाइंस बनाते हैं ज़रा पहले। ठीक है, यह आपको एग्जामिनर प्रोवाइड करता है ग्रिड, सो यू डोंट हैव टू मेक दिस ग्रिड बाय योरसेल्फ। एग्जामिनर आपको ये चीज़ प्रोवाइड करेगा। अच्छा, ये 3 2 कॉलम वेक्टर को हम बनाएंगे कैसे? देखें, इसका सबसे पहला रूल ये होता है कि यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं टाइप नंबर 1 पहले लिख देता हूं। कॉलम वेक्टर इज गिवन, you need to sketch और ड्रॉ इट। ठीक है, आपको स्केच और ड्रॉ करना होगा ग्रिड के ऊपर। सो 3 2, इसमें सबसे पहला रूल जो आपने याद रखना है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट if examiner is not mentioning the start point। अगर एग्जामिनर कोई भी स्टार्ट पॉइंट मेंशन नहीं कर रहा है, बहुत काम की चीज है, अगर एग्जामिनर कोई भी स्टार्ट पॉइंट मेंशन नहीं कर रहा, आपकी मर्जी, आप कहीं से भी स्टार्ट करके 3 2 का कॉलम वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? कहीं से भी स्टार्ट करें, आपकी मर्जी है।
आप यहाँ से स्टार्ट कर लें, फॉर इंस्टेंस आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आंखें खोल के देखें कि यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में कितना ट्रेवल करना है। एक्स डायरेक्शन में हमें 3 ट्रेवल करना है, ये पॉजिटिव 3 है। वीडियो पॉज करके सोचें, राइट साइड पे जाऊंगा या लेफ्ट साइड पे जाऊंगा? ऑब्वियस सी बात है, राइट साइड पे जाऊंगा। सो 1 2 3, दैट्स इट। उसके बाद गौर से देखें कि वाई डायरेक्शन में कितना आपने ट्रेवल करना है। वाई डायरेक्शन में आपने 2 ट्रेवल करना है। वाई भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव 3 ट्रेवल करना है, वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव 2 ट्रेवल करना है। और अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले एक वर्ड इस्तेमाल किया था ट्रांसलेशन का, ये ट्रांसलेशन मैथमेटिक्स में मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती है। आप मूवमेंट बोलें या ट्रांसलेशन बोलें, बात एक ही होती है। मूवमेंट इस्तेमाल कॉमनली इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मूवमेंट, मूविंग एन ऑब्जेक्ट, मूविंग अ पॉइंट। लेकिन मैथमेटिकल रिस्पेक्ट में रहते हुए मूवमेंट को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो अगर मैं इस चीज को यहां पर मेंशन कर दूं, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ट्रांसलेशन बोलें या मूवमेंट बोलें, बात एक ही है। ट्रांसलेशन इज ऑल्सो मूवमेंट, दैट्स इट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन वेक्टर भी बोल सकते हैं, कॉलम वेक्टर भी बोल सकते हैं। अब अगर किसी के जहन में ख्याल आ रहा है क्या मूवमेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है, आप कह दें, लेकिन ये कोई अच्छी टर्मिनोलॉजी है नहीं कहने की, ना ही ये कॉमनली यूज की जाती है, ठीक है। तो कॉलम वेक्टर बोलें या ट्रांसलेशन वेक्टर बोलें, बात एक ही होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हमें बेसिकली करना यह है कि 3, हमें यहां पर 3 और 2, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 3 चलना है और पॉजिटिव वाई में 2 चलना है। इसका मतलब इस पॉइंट से मैं 3 चलूंगा, 1 2 3, और वाई में मैं 1 2। इसका मतलब ये मेरे पास पॉइंट आ जाएगा। इसको बनाते हैं, अब बहुत आसान है। सो यू नीड टू मूव 1 2 3 1 एंड 2। इसका मतलब मैं यहां पर देखें 3 चला और मैं y डायरेक्शन में 2 चला, y डायरेक्शन में मैं 2 चला। एंड दिस इज व्हाट यू गेट वंस यू डू दिस। एग्जामिनर ने अगर इसको फॉर इंस्टेंस a बोला हुआ होगा तो आप यहां पर भी इस पे a ही लिख देंगे। एंड दिस इज योर वर्किंग, जो कि आपको एज सच दिखाने की जरूरत नहीं होगी पेपर में, सिर्फ अभी आपकी समझ के लिए मैंने ये चीजें बनाई हैं। पेपर में ये शो करने की जरूरत नहीं होती, यू जस्ट नीड टू डू इट डायरेक्टली। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर बेसिकली दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज द कॉलम वेक्टर दैट यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एग्जामिनर, ठीक है। एक दूसरे कॉलम वेक्टर को रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं। लाइक फॉर इंस्टेंस एग्जामिनर ने आपको बोला भाई अब मुझे बना के दिखाओ कॉलम वेक्टर बी, और कॉलम वेक्टर बी है मे बी -7 -2, ये बनाना है। -7 -2 कैसे बनाएं? बहुत आसान है। देखें -7 -2 कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपने ये नोट करना है कि आपका x जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव है। इसका मतलब वो लेफ्ट में मूव करेंगे। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं अनटिल और अनलेस एग्जामिनर आपको कोई स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन ना कर रहा हो, ठीक है। अगर आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी मेंशन नहीं कर रहा, आपकी मर्जी है, कहीं से भी स्टार्ट करेंगे ग्रिड में रहते हुए। फॉर इंस्टेंस मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, इधर से। -7, इसका मतलब यू नीड टू मूव ऑन द लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। 1 2 3 4 बना देता हूं, चलें आपके लिए। 1 2 3 4 5 6 7, -7। जब आपकी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए तो ये लाइंस बनाने की जरूरत नहीं होती। y में कितना मूव करना है हमें? -2। अब आप खुद सोचें, ऊपर मूव करूंगा या नीचे मूव करूंगा? जाहिर सी बात है नीचे मूव करूंगा। नीचे कितना मूव करेंगे? 2 यूनिट्स नीचे मूव करेंगे, -2। इसका मतलब योर फाइनल डिजायर्ड कॉलम वेक्टर विल शो अ वेक्टर समथिंग लाइक दिस। इस तरह से रिप्रेजेंट होगा वो। एंड देन ऑल यू नीड टू डू इज, आप सीधा जो है वो अननेसेसरी पार्ट को इरेज कर सकते हैं जो कि आपको नहीं चाहिए। ये मुझे लाइन नहीं चाहिए, दिस इज नन ऑफ माई कंसर्न। एंड दिस
वेक्टर इज बेसिकली वेक्टर p, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आपके पास लिखा हुआ है, मे बी आपके पास लिखा हुआ है 0 -5। अब आप ये देखें कि 0 का मतलब है x में कोई मूवमेंट ही नहीं है, लेकिन y में मूवमेंट -5 की है। इसका मतलब नीचे जाएंगे 5 यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, सो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं स्टार्ट कर रहा हूं इस पॉइंट से, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं या यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब x में तो मूवमेंट है नहीं क्योंकि x 0 है, y में मूवमेंट -5 है, तो 1 2 3 4 5 ये आपका फाइनल पॉइंट आ जाएगा एंड दैट्स इट। दिस इज हाउ आप कॉलम वेक्टर्स बेसिकली ग्रिड पे रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, आपको कोई भी कॉलम वेक्टर मैथमेटिकली देगा, बोलेगा इसकी फिगर बना के दिखाओ, तो आपको वेक्टर्स की फिगर इस तरह से बनानी होगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टाइप नंबर 1। इसकी टाइप नंबर 2 पे जाते हैं, जिसमें एग्जामिनर आपको बेसिकली क्या प्रोवाइड कर सकता है। एग्जामिनर आपको पहले से बने हुए कॉलम वेक्टर्स प्रोवाइड कर सकता है ग्रिड पे, पहले से आपको बने हुए फिगर्स आपको प्रोवाइड कर देगा एग्जामिनर। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर मेरे पास बेसिकली एक ग्रिड मौजूद है, ठीक है, और इस ग्रिड पे रहते हुए एग्जामिनर ने कोई ना कोई आपको यहाँ पर जो हैं वो कॉलम वेक्टर्स प्रोवाइड कर दिए। एक सेकेंड, और ठीक है, तो एग्जामिनर ने आपको कुछ इस तरह से सारे जो हैं ये वेक्टर्स प्रोवाइड किए हैं, और एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है कि एक एक करके यू नीड टू टेल के, मैं टाइप नंबर 2 लिख देता हूं, चलें। टाइप नंबर 2 में वेक्टर्स will be provided in a grid. You need to form their कॉलम वेक्टर्स। आपको कॉलम वेक्टर्स खुद बनाने होंगे। उसके कैसे करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले वेक्टर की बात कर लेते हैं। अज्यूम कर लेते हैं ये वेक्टर मेरे पास A है, ये वेक्टर B है, ये वेक्टर C है और ये वेक्टर D है। तो वेक्टर A की अगर मैं बात करूं, A की सबसे पहले बात करते हैं। A में अगर आप गौर करें तो A में Y मूवमेंट तो हो नहीं रही, सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि Y में कोई मूवमेंट नहीं है, तो Y तो 0 हो जाएगा। अब X में कितनी मूवमेंट हो रही है, यू जस्ट नीड टू काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 की मूवमेंट हो रही है। लेकिन अगर आपने 9 ऐसे लिख दिया आपको 0 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ये भी जज करना होगा कि ये राइट पर है या लेफ्ट पर है। सो वी कैन नॉट जस्ट काउंट एंड राइट, हमें चेक करना होगा ये मूवमेंट राइट पे हुई है लेफ्ट पे हुई है। अगर फॉर इंस्टेंस ये मूवमेंट लेफ्ट पे हो रही होती और आप 9 लिख देते सिर्फ, तो आपको तो 0 मिल जाता। अभी फिलहाल आपको 0 अभी नहीं मिलेगा, बट स्टिल यू नीड टू बी रियली विजिलेंट कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं यहां पर इसको प्लस ही रहने दूंगा, प्लस एक्सप्लिसिटली मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। राइट में मूव कर रहे थे तो हमने +9 ही लिखा है। आगे बढ़ते हैं, पार्ट बी की तरफ चलते हैं। लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस ये लेफ्ट में मूव कर रहे होते तो -9 लिखते। बी की बात करते हैं। बी में सबसे पहले किसी एक डायरेक्शन को पकड़ लें, या तो एक्स डायरेक्शन को पकड़ लें या तो वाई डायरेक्शन को पकड़ लें। मैं एक काम करता हूं, मैं एक्स डायरेक्शन को पहले कर रहा हूं। अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। अब आप देखें इस स्टार्टिंग पॉइंट से मैं कितना राइट या लेफ्ट जा रहा हूं कि मैं यहां तक पहुंच जाऊं। जाहिर सी बात है मुझे लेफ्ट जाना पड़ेगा। कितना लेफ्ट जाना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 यूनिट्स मुझे लेफ्ट जाना पड़ रहा है। एंड मुझे नीचे कितना जाना पड़ रहा है? 1 2 3 4 5। इसका मतलब 5 यूनिट्स में लेफ्ट पे आया,
हम देख सकते हैं यहां पर, गौर से देख लें, 5 यूनिट्स हम लेफ्ट पर आए और 5 यूनिट्स मैं नीचे चला गया। ये करने से हुआ क्या, हमारे पास वो वेक्टर फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब 5 यूनिट्स जो मैं लेफ्ट पे आ रहा हूं, 1 2 3 4 5, इट विल रिप्रेजेंट -5 क्योंकि हम लेफ्ट पे आ रहे हैं। और जो 5 यूनिट्स हम नीचे जा रहे हैं, इट विल रिप्रेजेंट -5 ऑन y। तो इसका कॉलम वेक्टर -5 हो जाएगा, राइट। सी पे आते हैं। सी को किस तरह से करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, एंडिंग पॉइंट ये रहा। हमें कितना लेफ्ट, देन अगेन हमें लेफ्ट जाना पड़ रहा है। कितना लेफ्ट जाना पड़ रहा है, 1 2 3 4, 4 हमें लेफ्ट जाना पड़ रहा है। इसका मतलब सी का जवाब जो होगा, सी इज इक्वल टू -4। और नीचे कितना जाना पड़ रहा है, अगर मैं यहां से नीचे जा रहा हूं 1 2, तो मुझे -2 नीचे जाना पड़ रहा है। इसको प्रॉपर्ली लिख लेते हैं। सो सी में हम लोग लेफ्ट कितना जा रहे हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपके लिए बना भी देता हूं। सो 1 2 3 4, 4 लेफ्ट पे गए एंड 1 2 दो नीचे गए। इसका मतलब -4 -2। सो इसका जवाब क्या हो जाएगा, -4 -2। इसको भी बना के दिखा देता हूं, 1 2 3 4 5, और नीचे कितना जा रहे हैं, 1 2 3 4 5। सो -5 एंड -5। एंड दिस इज हाउ आपके पास बने हुए वेक्टर से, this is how you basically write down the mathematical form of the column vector by seeing the figures of the vectors। ठीक है, D को सॉल्व करते हैं यहां पर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देन अगेन इट्स रियली इजी। इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि हम राइट पे कितना ट्रेवल कर रहे हैं, गौर से देखें, क्योंकि यहां से अगर आपको यहां जाना है तो ऑब्वियस सी बात है हमें राइट पे ट्रेवल करना पड़ेगा। राइट पे वी आर जस्ट ट्रेवलिंग 1, और ऊपर कितना ट्रेवल कर रहे हैं, 1 2 3 4, ऊपर 4 ट्रेवल कर रहे हैं। दैट मीन्स यहां पर हम लिख सकते हैं 1 4। सो दिस इज हाउ आपके पास बेसिकली कॉलम वेक्टर्स लिखे जाते हैं अगर आपको फिगर्स गिवन हो। एंड दिस इज द ओनली 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो कि पेपर में कॉलम वेक्टर को कंसीडर करते हुए एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इस वीडियो लेसन के लास्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर किस तरह से निकाला जाता है, बहुत छोटा और बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। फॉर इंस्टेंस आपको एग्जामिनर प्रोवाइड कर रहा है एक वेक्टर ए लिखें, कुछ भी दे सकता है आपको, एक्स वाई ए बी सी एफ, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, इट डिपेंड्स। इससे आपने लेटर्स से कंफ्यूज नहीं होना। एग्जामिनर आपको कोई भी लेटर से वेक्टर्स प्रोवाइड कर सकता है। लाइक फॉर इंस्टेंस उसने आपको दिया हुआ है एक्स वाई। ठीक है, अब ये एक्स वाई जो वेक्टर होगा, इस एक्स वाई वेक्टर में इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे, बात की बात है, लिखेंगे कैसे, ये वेक्टर कहलाया जाता है। और अगर आप इस वेक्टर के लेफ्ट और राइट पे ये स्ट्रेट लाइंस बना दें, ये दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। निकालेंगे कैसे, थोड़ी देर में बताऊंगा। फॉर इंस्टेंस आप लेटर से किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यू तो आपके पास वेक्टर है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा, वैसे लिखा जाएगा। 2 लाइंस होंगी और इनके बीच में ये यू होगा, तो मुझे फौरन पता चल जाएगा दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, अच्छा, मैग्नीट्यूड निकालेंगे कैसे, अब बात करते हैं इसके बारे में। मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम एक मिसाल ले लेते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है 5 3, हमारे पास लिखा हुआ है -2 6, हमारे पास लिखा हुआ है मे बी 4 -1। ठीक है, इन जगहों से आपको
इसका मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाता हूँ। लाइक फॉर इंस्टेंस ये आपके पास A है, या आपके पास B है, और जान के मैं इसकी नोटेशन चेंज कर रहा हूँ, मे बी ये आपके पास है AB है, ठीक है, जान के नोटेशन चेंज किए ताकि आप दोनों का सेंस लें, दोनों नोटेशंस का सेंस आप लोग लें, ठीक है। अच्छा, निकालेंगे कैसे? बहुत आसान है। मैग्नीट्यूड निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको अपने जहन में रखना है, एंड दैट फॉर्मूला इज रियली ईजी। वो फॉर्मूला क्या होता है, मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रा प्रॉपरली इसको सेपरेट कर लेते हैं। अच्छा, सो फॉर्मूला जो होता है, जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर का फॉर्मूला बहुत आसान होता है। अगर आपके पास फॉर इंस्टेंस x और y लिखा हुआ है और आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड जो होता है वो दिया जाता है रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से। इसका ज़्यादा अच्छा लिखने का तरीका ये होता है कि आप प्रॉपर ब्रैकेट्स लगाएं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, वरना बच्चे प्रॉब्लम ये करते हैं कि वो नेगेटिव साइंस को सही से इनपुट नहीं करते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज हाउ आपके पास मैग्नीट्यूड निकल के आता है किसी भी वेक्टर का। x कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का होल स्क्वायर, और फिर यू नीड टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ द फाइनल आंसर, ठीक है। करके दिखाता हूं इसको। तो कैसे निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड? इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये मत भूलिएगा कि मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो a का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 25 प्लस 9, एंड 25 प्लस 9 रिजल्ट आएगा हमारे पास रूट ऑफ 34। यूनिट्स लिखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। अच्छा, देन b is basically magnitude of b will be equal to root of -2 whole squared plus 6 whole squared। तो जब आप क्या हो जाएगा b के मैग्नीट्यूड का, इट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ -2 होल स्क्वायर का आंसर होगा सिंपली 4, 6 के होल स्क्वायर का जवाब होगा 36, एंड देन मैग्नीट्यूड ऑफ b मेरे पास जवाब निकल के आ जाएगा रूट ऑफ 40। एंड देन फाइनली हम अगर इसकी बात करें, सो ए बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? देन अगेन इट्स रियली इजी। सो ए बी का मैग्नीट्यूड निकल के आएगा आपके पास इज इक्वल टू रूट ऑफ x कॉम्पोनेंट का होल स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट का होल स्क्वायर, राइट। सो दिस विल बी ए बी मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 4 स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 16, -1 के होल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा सिंपली 1। तो ए बी का मैग्नीट्यूड मेरे पास देन अगेन यहां से निकल के आ गया रूट ऑफ 17 यूनिट्स। एंड दिस इज हाउ हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर निकालते हैं। एंड दिस इज एवरीथिंग फॉर दिस लेसन। होपफुली ये लेसन समझ आया होगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।